गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज के क्लास में हम अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला टॉपिक जनसंचार माध्यम और लेखन को देखेंगे कि जनसंचार माध्यम क्या होता है और उसमें किस तरह से सूचनाओं को, विचारों को, भावनाओं को लिखा जाता है, किस तरह से लेखन का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संचार क्या है। तो संचार शब्द क्या है, संचार किसे कहते हैं? संचार है क्या? संचार बातचीत करने का, वार्तालाप करने का, संवाद करने का एक माध्यम होता है। संचार बातचीत करने का, वार्तालाप करने का, संवाद करने का एक माध्यम होता है जिसके द्वारा किया क्या जाता है, तो जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में या समूहों के बीच में अपनी सूचनाओं का, विचारों का, भावनाओं का या संदेशों का आदान प्रदान होता है। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? संचार कहलाती है। यदि हम देखें तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना मानव का जीवन ही संभव नहीं है, या यूँ कहें कि संचार जीवन का जो है यह एक महत्वपूर्ण भाग है, एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरह से मनुष्य के शरीर होते हैं, एक भी अंग अगर शरीर का ना रहे तो मनुष्य का जीवन एक अपाहिज के समान हो जाता है, उसी तरह से जो संचार है वह भी मनुष्य के जीवन का एक ऐसा ही इम्पॉर्टेंट अंग होता है, एक ऐसा ही महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके बिना जीवन एकदम शून्य हो गया। यदि कोई व्यक्ति संचार ही ना करे तो वह क्या हो जाता है? एकांकी हो जाता है, समाज से, परिवार से उसका सारा संबंध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, वह एक अपने आप में सीमित हो जाता है। तो संचार क्या करता है? परिवार से, समाज से हमें जोड़ने का काम करता है, दोस्तों से, सगे संबंधियों से वह जोड़ता है, उसी के माध्यम से लोग एक दूसरे के समीप आते हैं। देखिए, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म से ही संचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और यह जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। यानी जब तक मनुष्य की मृत्यु ना हो जाए, संचार की प्रक्रिया चलती ही रहती है। उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, घूमना, मतलब कोई भी ऐसा कार्य हम करते हैं तो बिना संचार के वह संभव नहीं है। किसी से कुछ मांगना है तो संचार की आवश्यकता है, किसी से हमें मिलना है तो संचार की आवश्यकता है, हमें किसी को कुछ देना है तो संचार की आवश्यकता है। बिना इसके मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। और संचार की प्रक्रिया का समाप्त होना मतलब कि मनुष्य की मृत्यु हो जाना। ठीक, तो यह क्या हो गया? संचार हो गया। अब हम देखते हैं कि संचार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। चर धातु में सम उपसर्ग का प्रयोग करके संचार शब्द का निर्माण हुआ है। सम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से और चर का अर्थ होता है चलना, फैलना, विचरण करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। पूर्ण रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, घूमना, विचरण करना, चलना, यह क्या है? संचार कहलाता है। सामान्य रूप से हम इसके अर्थ को देखें तो दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण का जो माध्यम है वही संचार है, या फिर प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया आपकी क्या हो गई? संचार हो गई। या फिर अनुभवों की जो साझेदारी का माध्यम है वह संचार है। अब यह प्रेषक क्या होता है, प्राप्तकर्ता क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे कि प्रेषक किसे कहते हैं, प्राप्तकर्ता किसे कहते हैं, माध्यम क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले संचार की जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, किस तरह से संचार प्रारंभ होता है और किस तरह से वो आगे बढ़ता है, यह क्या हो गया? संचार की प्रक्रिया। तो एक प्रेषक के द्वारा, यहाँ पे प्रेषक का मतलब हम एक व्यक्ति से ले सकते हैं। प्रेषक का मतलब एक व्यक्ति से हम ले सकते हैं कि यह एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है? दूसरे व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति के पास अपने संदेश को पहुंचाता है। एक व्यक्ति मतलब प्रेषक हो गया जो क्या करता है? इसके पास कोई संदेश है, कोई सूचना है, कोई विचार है, इसकी कोई अपनी भावना है जिसे यह क्या करता है? दूसरे के पास पहुंचाता है। तो अपने संदेश को दूसरे के पास पहुंचाने के लिए एक माध्यम चुनता है।
ताकि यह जो प्राप्तकर्ता है इस प्रेषक के संदेश को समझ सके। तो यही जो माध्यम है, यही क्या है, आपका संचार है। और जब प्राप्तकर्ता के पास भेजा हुआ संदेश पहुंच जाता है तो प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जब तक संदेश को समझेगा नहीं तब तक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा नहीं। मान लीजिए कि हम अपने संदेश को सामान्य रूप से, जिसे साइंस का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और हम अपने संदेश को कूट भाषा में, साइंस के भाषा में इस व्यक्ति के पास भेजते हैं। अब इसे साइंस का ज्ञान ही नहीं है तो क्या करेगा? क्या ये आपके संदेश को समझेगा? नहीं। और जहाँ पे यह नहीं समझेगा वहाँ पे यह जो संदेश है पूरी नहीं होती। यानी कि संदेश तभी पूरी है जब प्रेषक अपने संदेश को भेजता है। संदेश तभी पूरा माना जाता है जब प्रेषक क्या करता है, अपने संदेश को भेजता है। संदेश किसी भी माध्यम से भेजता है तो प्राप्तकर्ता प्राप्त करने के बाद जब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यही क्या कहलाता है, आपका संचार की प्रक्रिया कहलाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और यह जो प्रक्रिया है कई तत्वों से होते हुए आगे बढ़ती है, कई चरणों से होते हुए आगे बढ़ती है। उसे हम आगे देखेंगे। ये आपका संचार का डेफिनेशन हो गया कि जब प्रेषक प्राप्तकर्ता के पास किसी भी प्रकार की सूचना या जानकारी को पहुंचाने के लिए, किसी भी प्रकार की सूचना, संदेश या जानकारी को पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यमों का प्रयोग करता है जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को समझ में आ जाए। अभी हमने आपको बताया कि जब तक दोनों को समझ में नहीं आएगा तब तक जो संचार की प्रक्रिया है वह पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो दोनों को समझ में आ जाए वही माध्यम संचार कहलाता है। या फिर हम दूसरा डेफिनेशन भी यहाँ आपको दिए हैं, दोनों में से जो आसान लगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि संचार किसे कहते हैं, संचार के कौन कौन से तत्व होते हैं, संचार की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आप संचार को इस तरह से बाय फिगर भी समझा सकते हो कि संचार क्या होता है। तो सूचनाओं, विचारों या भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा, दृश्य का मतलब होता है देखने वाला, श्रव्य का मतलब होता है सुनने वाला, तो दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वही हमारी क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। क्लियर हो गया? संचार किसे कहते हैं, संचार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह क्या हो गया आपका, यह आपका सामान्य अर्थ हो गया। दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण का जो माध्यम है वह संचार है, या प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता सूचना भेजने की जो प्रक्रिया है वह संचार है, या फिर अनुभवों की साझेदारी का जो माध्यम है वह आपका क्या है, संचार है। अब हम संचार की प्रक्रिया के तत्व देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि यह जो प्रक्रिया है यह क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है। यह जो प्रक्रिया है एक सामान्य प्रक्रिया है कि किस तरह से संचार होता है, किस तरह से प्रेषक से होते हुए माध्यमों से गुजरते हुए प्राप्तकर्ता के पास संदेश पहुंचता है और फिर प्राप्तकर्ता उसे समझ करके उसकी प्रतिक्रिया को, अपनी प्रतिक्रिया फिर से प्रेषक के पास संप्रेषित करता है, भेजता है। अब इस प्रक्रिया में हमें किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से ऐसे चरण होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जिनके माध्यम से ये संचार की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न होती है। तो संचार की प्रक्रिया के जो तत्व हैं, सबसे पहला आपका क्या है, स्रोत, प्रेषक या संचारक। अब स्रोत क्या है, प्रेषक क्या है या संचारक किसे कहते हैं, तो एक निश्चित उद्देश्य के साथ, स्रोत किसे कहते हैं, तो एक निश्चित उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार को या अपने किसी भावना को या अपने किसी संदेश को या सूचना को दूसरों तक पहुंचाने वाला जो व्यक्ति होता है वही व्यक्ति आपका क्या कहलाता है, स्रोत कहलाता है, संचारक कहलाता है या प्रेषक कहलाता है, या इसे संचारकर्ता भी हम कहते हैं। तो सबसे पहला तत्व क्या हो गया, इसमें स्रोत होना है, संचारक का होना, प्रेषक का होना आवश्यक है।
अब यह स्रोत जो है या प्रेषक जो है या संचारक जो है क्या करता है, अब संदेश भेजता है, तो दूसरा क्या हो गया, संदेश हो गया। संदेश की जो प्रक्रिया होती है, बिना किसी संदेश के तो संचार संभव ही नहीं है। कुछ भी तो हम किसी से कहना ही चाहते हैं ना, वह एक तरह का विचार हो गया, एक भावना हो गया, एक संदेश हो गया। जब तक संदेश ना हो तब तक संचार की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। तो संदेश का क्या करता है प्रेषक, कूटीकरण करता है। संदेश का कूटीकरण करता है, यानी संदेश को भाषाबद्ध करता है, जिसे इंग्लिश में एनकोडिंग कहते हैं। भाषा असल में क्या है, तो भाषा एक तरह का कूट चिन्ह या कोड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने संदेशों को कोटिकृत करते हैं, और यही कोटिकृत करने की प्रक्रिया एनकोडिंग कहलाती है। और यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है। और उसकी सफलता, एनकोडिंग तभी सफल होता है जब संचारक का अपने भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। पूरा अधिकार होना अपने भाषा पर बहुत ही ज़रूरी है। जब तक उसे अपनी भाषा पर पूरा अधिकार नहीं होता है, तब तक एनकोडिंग की प्रक्रिया नहीं होती। उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा का मतलब क्या है, हमारे संसार में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हम अपने संदेश को किस भाषा के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम अपने संदेश को किस भाषा के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, वही भाषा हमारा क्या है, वही माध्यम हमारा क्या है, एनकोडिंग है। उसको कूटीकृत करना, अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत करना, कूटीकरण करना या भाषाबद्ध करना, लिपिबद्ध करना, ये क्या हो गया आपका, एनकोडिंग कहलाता है। क्लियर हुआ। एनकोडिंग किसे कहते हैं, संदेश को भेजने के लिए देखिए कोई भी संदेश हम भेजते हैं तो उसके लिए संकेतों का, ध्वनि चिन्हों का या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यह जो संकेत होता है, ध्वनि चिन्ह होता है, शब्द होता है, या किसी न किसी भाषा के द्वारा ही हम दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं, तो भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः संदेशों की कूटीकरण करना या भाषाबद्ध करना, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, एनकोडिंग कहलाती है। उसके बाद आपका क्या है, अब हमने संदेश को भाषाबद्ध कर दिया, उसका कूटीकरण कर दिया, जिस माध्यम से हम जिस भाषा में हम भेजना चाहते हैं व्यक्ति के पास। अब हम क्या करेंगे, एक माध्यम लेंगे, एक मीडियम, एक माध्यम लेते हैं, चैनल लेते हैं, जिसके जरिए, जिसके सहारे हमारा संदेश किसके पास पहुंचता है, प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है। तो जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता के पास पहुंच सकता है, यानी हम बोल करके भी अपने संदेश को भेज सकते हैं। कुछ ऐसे माध्यम होती हैं जिसके द्वारा हम अपने संदेश को भेज सकते हैं और प्राप्तकर्ता उसे देख करके समझ सकता है। तो इस तरह से, या फिर कुछ पढ़ करके समझ सकता है। तो यह क्या हो गया, माध्यम हो गया। यानी किस माध्यम से, हम बोलने के माध्यम से, कोई ऐसा जैसे टेलीफोन के द्वारा हम बात कर रहे हैं तो वह टेलीफोन हमारा माध्यम हो गया, वो मोबाइल फ़ोन हमारा माध्यम हो गया। कुछ हमने लिखा है पत्र में तो वह पत्र हमारा माध्यम हो गया, जिसके जरिए वह संदेश हमारे सामने पहुंचा। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति बहुत दूर है, हम उसका कहीं प्रसारण कर देते हैं, जिसको वह लाइव देख सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है, तो देख करके उसको समझ गया हमारे संदेश को, तो यह क्या हो गया, माध्यम हो गया। और यह माध्यम कई प्रकार के होते हैं। संचार के माध्यम हमने अपने नीचे लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएँ हो गया, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, इंटरनेट, और आजकल तो पूरा ज़माना इंटरनेट का है। इंटरनेट के माध्यम से ही सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो तीसरा क्या हो गया आपका, माध्यम हो गया। अब देखिए चौथा जो प्रोसेस होता है, चौथा जो चरण होता है, उसमें क्या करता है, संदेश का कूटवाचन किया जाता है, यानी डिकोडिंग। इसे हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग। एनकोडिंग की पूरी जो उल्टी प्रक्रिया होती है वह डिकोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। प्राप्त संदेश जो होता है यह प्राप्तकर्ता के पास कब पहुंचेगा, यहाँ से स्रोत के द्वारा, प्रेषक के द्वारा यह संदेश भाषाबद्ध कर दिया गया, माध्यम के द्वारा इसको भेज भी दिया गया। अब यह प्राप्तकर्ता जब तक संदेश का कूटवाचन नहीं कर ले, कूटवाचन का मतलब उसको पढ़ ना ले, उसको समझ ना ले, उसके में जो अर्थ है, जो संदेश है, उसको पूरी तरह से समझ ना ले, तब तक संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं, यानी प्राप्तकर्ता के पास पहुंचेगी ही नहीं। तो संदेश का कूटवाचन करना,
संदेश को पूरी तरह से समझना यह क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है, या पूरी तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया। एनकोडिंग में उसको भाषाबद्ध किया जाता है और डिकोडिंग में उसी भाषा को ग्रहण किया जाता है, समझा जाता है। यह आपका क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। उसके बाद यह प्राप्त करता है यानी रिसीवर, यानी जो उस संदेश को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, समझता है, वह क्या हो गया, प्राप्त करता या रिसीवर। अब जब यह संदेश को समझ लेता है तब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और यह जो प्रतिक्रिया होती है सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव। यानी कि संदेश को उसने समझा तो उस संदेश से उसको जो समझ आया वो कितना समझा, तो अच्छे से समझ गया यानी कि सकारात्मक प्रतिक्रिया वो व्यक्त करेगा, और नहीं अच्छे से समझा मतलब नकारात्मक अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक नकारात्मक व्यक्त करेगा। तो जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जब संचारकर्ता जो संदेश है उसको पूरी तरह से समझ जाता है, तो जब वह पूरी तरह से उस संदेश को समझ जाता है तो अपनी प्रतिक्रिया फिर से प्रेषक के पास भेजता है कि हमने इस संदेश को पूरी तरह से ग्रहण कर लिया, समझ लिया, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, फीडबैक कहलाती है, या फीडबैक ही कहलाती है, या फिर विचारों को समझने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है। और फिर से ये वापस किसके पास चली जाती है, प्रेषक के पास या संचारक के पास चली जाती है। तो यह पूरा का पूरा क्या है, संचार के तत्व हैं, यानी इतने चरणों से, इतने प्रोसेस से संचार की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है। लेकिन यह जो संदेश का एनकोडिंग होता है और संदेश का डिकोडिंग होता है, इसके बीच में एक होता है शोर। शोर जिसको इंग्लिश में नॉइस कहते हैं। शोर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी मतलब कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से जो संचार की प्रक्रिया है वह पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाती। कभी कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि संचार जो प्रेषक अपना संदेश भेजता है तो कुछ कारणों से वह प्राप्तकर्ता को नहीं मिल पाती है। वो जो कारण है वह मानसिक या शारीरिक अस्वस्थता भी हो सकता है, तकनीकी खराबी हो सकता है, या फिर वातावरण जो होता है उसमें शोरगुल हो, कुछ ऐसी हलचल हो जिसकी वजह से जो संदेश है वह प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंच पाता है। तो संचार की प्रक्रिया में जो इस तरह की बाधा उत्पन्न होती है या जो रुकावट होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। संचार की प्रक्रिया में होने वाले बाधा को या रुकावट को हम क्या कहेंगे, शोर कहेंगे। तो क्लियर हो गया अब आपको कि स्रोत क्या है, प्रेषक क्या है, संचारक क्या है। ये आपके संचार के माध्यम है, किन किन माध्यमों से संचार की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यह क्या हो गया, संचार की प्रक्रिया के तत्व। एग्जाम में आपका सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, प्रेषक किसे कहते हैं, एनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, माध्यम कौन कौन से होते हैं, प्राप्तकर्ता क्या है, शोर से क्या तात्पर्य है। यह सब सीधे सीधे आपका क्या करता है, प्रश्न पूछता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमने लिखा है स्रोत किसे कहते हैं, एनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, फीडबैक क्या है। यहाँ फीडबैक होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे फीडबैक होगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। यहाँ पे हमने उसको सीधे सीधे भी लिख दिया है, तो आप इसको अपने तरीके से देख लीजिएगा कि फीडबैक क्या होता है, एनकोडिंग क्या होता है, या डिकोडिंग क्या होता है। क्लियर हुआ। ये सारी चीज़ें अभी हमने आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सीधे सीधे प्रश्न आपका पूछता है। अब संचार की प्रक्रिया के प्रकार देख लीजिए। सांकेतिक संचार होता है, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार और जनसंचार। ये क्या होते हैं, संचार के प्रकार होते हैं। सांकेतिक संचार किसे कहते हैं, तो संकेतों के माध्यम से जब हम इशारे से या संकेतों के माध्यम से किसी से संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या फिर किसी को अपनी सूचनाएं भेजते हैं, तो यह क्या हो गया,
सांकेतिक माध्यम हो गया, संकेतों के माध्यम से जब संचार की प्रक्रिया होती है। मौखिक का मतलब बोल करके होता है। अमौखिक का मतलब होता है वही जो सांकेतिक चीज़ें हैं, जिसमें दृश्य हो जाता है, श्रव्य हो जाता है, लिखित सामग्री हो जाती है, कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो वह आपका अमौखिक संचार कहलाता है। यानी कि जिसमें हम आँखों, चेहरे, हाथ की गति, स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की जो प्रक्रिया होती है उससे हम अमौखिक रूप से बिना बोले जब हम व्यक्त करते हैं। जैसे किसी को प्रणाम करना, यह क्या हो गया? अमौखिक संचार हो गया। प्रणाम करना भी हम अपना वही संचार ही कर रहे हैं ना, उसको प्रणाम कर रहे हैं, तो वो ऐसे हाथ उठा करके आशीर्वाद दे देता है। जहाँ पे बोलने की प्रक्रिया संपन्न तो नहीं होती, बोलना नहीं जाता है, लेकिन संचार की प्रक्रिया वहाँ पे भी होती है। यह सब क्या होता है? अमौखिक संचार कहलाता है। अंतःवैयक्तिक संचार क्या होता है? जब हम स्वयं से बातें करते हैं। कुछ ऐसे जगह भी होते हैं, कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जब हम अपने मस्तिष्क में उसका मंथन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं स्वयं से, अपने आप से। तो अपने आप से जब हम अपने मस्तिष्क में अपने आप से किसी विषय पर मंथन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है वह संचार की अंतःवैयक्तिक प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? अंतर्वैयक्तिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठ कर के संचार करते हैं। जहाँ दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठ के संचार करते हैं वह अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। इसका जो फीडबैक होता है वह तत्काल प्राप्त होता है। इसका जो फीडबैक होता है अंतर्वैयक्तिक का, वह तत्काल प्राप्त होता है। समूह संचार क्या होता है? एक संचार समूह संचार भी होता है, यहाँ छूट गया है, उसको भी आप कर लीजिएगा। एक संचार होता है समूह संचार। समूह संचार, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक संचार होता है समूह संचार। समूह संचार में जहाँ पे एक समूह में लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, किसी विषय पर चर्चा करते हैं, किसी संदेश को, किसी भावना को, किसी सूचना को समूह में इकट्ठा होकर के जब एक दूसरे को के लिए आदान प्रदान करते हैं, तो यह प्रक्रिया समूह संचार की प्रक्रिया कहलाती है। और लास्ट है आपका जनसंचार। जो सबसे महत्वपूर्ण संचार है वह क्या है? आपका जनसंचार, जिसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से संवाद न करके, जनसंचार होता क्या है? समूह संचार अभी आपने देखा समूह संचार क्या होता है, जिसमें समूह में बैठकर किसी विषय पर हम विचार विमर्श करते हैं, वह क्या हो गया? समूह संचार हो गया। लेकिन जहाँ पे हम प्रत्यक्ष रूप से संवाद तो नहीं करते, लेकिन यह होता समूह में ही है, तो किससे होता है? किसी तकनीकी माध्यम से या किसी यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के जब एक विशाल वर्ग के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाती है, तो यह जो प्रक्रिया होती है यह जन संचार कहलाती है। और अभी जो आपने संचार का जो माध्यम पढ़ा वही आपके जन संचार का भी माध्यम है। इसके जरिए एक जो विशाल समूह होता है वह जुड़ता है, और जिसके बीच में संदेशों का आदान प्रदान होता है। और संदेशों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है वह तकनीकी होता है या यांत्रिक होता है, या उपकरणों के माध्यम से, उपकरणों के जरिए जब हम संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे अखबार हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया, यह सब क्या है? जन संचार है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जन संचार क्या है, जन संचार के कितने प्रकार हैं, किस तरह से जन संचार हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से लर्न कर लिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।